हेलो एवरीवन। तो आज हम आरसीसी का एक क्विक रिवीजन करते हैं फर्स्ट यूनिट का। और सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट में देखेंगे कि इसके जो बेसिक्स पैरामीटर हैं वो और जो इसकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं वो। तो सबसे पहले हम एक बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं जो है नॉमिनल मिक्स। तो अब जो नॉमिनल मिक्स होता है वो एक फ़िक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। अगर हम M10 का देखते हैं तो उसमें 1:3:6 होता है। M15 के लिए 1:2:4 होता है एंड M20 के लिए 1:1.5:3 होता है। अब आप एक चीज़ देखेंगे ना तो सबके अंदर ये जो 3:1 किस रेशियो में 1:2, ऐसे ही ये भी 2:4 मतलब 1:2 है, ऐसे होता है ये। उसके बाद हम देखते हैं जैसे M30 लिखा हुआ है तो M का मतलब होता है मिक्स और 30 का मतलब होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। अब ये करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम क्यूब टेस्ट करते हैं, ठीक है। और क्यूब टेस्ट कब किया जाता है? क्यूब टेस्ट किया जाता है जब हम उस चीज़ की कास्टिंग कर रहे होते हैं ना, किसी भी बीम या कॉलम की, उस टाइम पे किया जाता है, ठीक है। और हम जैसे कि जो मोल्ड होते हैं हम मोल्ड के अंदर रख देते हैं जो कंक्रीट रहता है। फिर उसके बाद उसके 7 दिन के बाद जब हम उसकी चेक करते हैं उसकी स्ट्रेंथ, तो उसकी अगर स्ट्रेंथ 0.67 FC की आ रही है तो इसका मतलब वो जो कंक्रीट है वो ठीक है। फिर हम 28 डेज़ के बाद में चेक करते हैं, तब उसकी FC की वैल्यू आनी चाहिए, तो हम मानते हैं कि वो एक गुड कंक्रीट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कंक्रीट टेस्ट के अंदर, ये जो क्यूब टेस्ट होता है इसके अंदर, तो क्यूब टेस्ट के अंदर हम कोड बोलते हैं कि मिनिमम 4 सैंपल्स तो लेने ही लेने हैं। और जो एक सैंपल होता है उसके अंदर 6 नंबर ऑफ़ क्यूब्स होते हैं, तो 4 सैंपल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ क्यूब हो गए? 24। तो अब इन 24 को हम कैसे करते हैं कि जो पहले कंसेक्यूटिव उठाएंगे, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 7th, 8th, 9th, 13, 14, 15, 19, 20, 21, ये 12 क्यूब उठाएंगे और इनको टेस्टिंग के लिए लगा देंगे, मतलब 7 दिन। फिर 7 दिन का पता चल जाएगा ना, तो फिर इनसे देख लेंगे। फिर ये बचे हुए क्यूब हैं, इनको हम 28 डेज़ के बाद देखते हैं कि भाई इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी आई है। अगर वही स्ट्रेंथ मैं पहले ही बताया कि अगर FC की आती है तो इसका मतलब वो सही है। यहाँ पर मैंने बेसिक चीज़ें लिख रखी हैं कि जैसे कि प्रोपोर्शन ऑफ M30 में हम क्या क्या रखते हैं कि भाई डिज़ाइन बाय मिक्स देखते हैं कि क्या है। कलेक्ट सैंपल करते हैं उसमें कि सीमेंट, सैंड, स्टोन, वाटर, ये सब चीज़ें। फिर डिज़ाइन द रेशियो ऑन पेपर, जो रेशियो होता है वो हम पेपर पे डिज़ाइन करते हैं। फिर वो जो क्यूब के मटेरियल होते हैं, फिर आप 28 डेज़ के बाद में इसके हम स्ट्रेंथ देख लेते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई ये देखो, अगर अपन को डिज़ाइन मिक्स चेक करना है ना कि भाई डिज़ाइन मिक्स की वैल्यू सही है या नहीं, तो उसके लिए क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया कोड ने दिया है कि जो भी डिज़ाइन मिक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू FC के प्लस 1.65 सिग्मा होनी चाहिए। जो सिग्मा की वैल्यू है ये कोड ने मेंशन कर रखी है। जैसे जो 30 है, 30 के लिए तो अपने 5 होती है, और जो बाकी सब जो वैल्यूज़ होती हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। ऐसे अगर साइट के लिए निकालनी है कि भाई साइट के ऊपर जो अपनी वैल्यू आई है वो सही आई है या नहीं आई है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू FC के प्लस 0.825 सिग्मा होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं जो अपने पास जो फेलियर जो आता है कंक्रीट का, वो देखते हैं किस तरीके से आता है। तो सबसे पहले डायमेंशंस देख लेते हैं। जो क्यूब होता है उसकी डायमेंशन होती है 150 mm, 150 mm एंड 150 mm। तो इसके अंदर देखते हैं कि ये जो फेलियर्स हैं ये आते हैं जैसे कि जो क्रैक हैं वो डेवलप होते हैं लेटरल डायरेक्शन के अंदर। ऐसे जो आउट ऑफ इंडिया है, कुछ जो कंट्रीज़ हैं तो वो लोग सिलेंडर भी यूज करते हैं। जो सिलेंडर की जो डायमेंशन होती है वो 150 mm और 300 मतलब 300 mm होती है। बस इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस ये है कि जो ये सिलेंडर है इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कम आती है, मतलब 20% लेस स्ट्रेंथ देता है ये। बट जो क्यूब टेस्ट है वो मोर स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें कोई कहे कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बतानी आफ्टर T डेज ऑफ कास्टिंग, तो उसका एक फॉर्मूला है कि जो FT इज इक्वल्स टू T/A + AB इंटू FC के। यहाँ जो A की वैल्यू होती है वो होती है 4.7 और B की वैल्यू होती है 0.883। तो अब हम इसको ऐसे भी नॉर्मली याद रख सकते हैं। इसकी जो वैल्यूज आती हैं एकदम सिमिलर से आती हैं, जैसे कि FC के 7 के लिए आता है 0.67 FC के, और 10 के लिए आता है 0.77 FC के, और 15 के लिए आता है 0.87 FC के, मतलब 10 का ही डिफरेंस है इनमें। ऐसे ही 20 के लिए आएगा 0.94 FC के, और 28 डेज़ के लिए आता है इज इक्वल्स टू 0.999 FC के। इसीलिए इसको हम अप्रोक्स 1 मान लेते हैं, और हम बोलते हैं कि हमें अगर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम 28 डेज़ के बाद में बताते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये मैंने बता ही दिया है कि जो
FCK की वैल्यू होती है जो डिज़ाइन मिक्स जो रहता है, इसमें हम देखते हैं FM माइनस 1.65। यहाँ जो FM होता है वो टारगेट मीन स्ट्रेंथ होती है और सिग्मा जो रहता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो अब अपने पास में ये एक ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ की हेल्प से हम बता सकते हैं कि भाई अपनी जो वैल्यूज़ आई हैं वो किस तरीके से आई हैं। बट ये जो ग्राफ है ये हम तभी प्लॉट करेंगे जब अपने पास में जो नंबर ऑफ़ क्यूब्स हैं वो ज़्यादा हों, लाइक मोर देन 100, 200 या फिर 500। तो हम इस केस में हम देखते हैं कि जो ये वाली एक्सिस होती है, इस एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी करते हैं कि भाई नंबर ऑफ़ क्यूब्स, ठीक है, जो हैं वो, और इसमें अपन उनकी स्ट्रेंथ देखते हैं। तो ये बातें मैंने पहले बता ही दी है कि साइट के ऊपर क्या फार्मूला रहता है, डिज़ाइन मिक्स के लिए क्या फार्मूला रहता है, इसमें वही सब चीज़ें हैं। ये जो सिग्मा की वैल्यूज़ हैं, जैसे M10 टू M15 के लिए जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, और 20 और 25 के लिए 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, और 30 के एंड उससे अबो के लिए होती है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि साइट के ऊपर जो टारगेट स्ट्रेंथ रहती है उसका ये फॉर्मूला रहता है FCK प्लस 1.65 सिग्मा। और ऐसे ही मैंने आपको बताया कि जो डिज़ाइन मिक्स है उसके लिए अपनी होती है FCK प्लस 0.825 सिग्मा, ठीक है। और ये कोड इसमें दी हुई हैं। अब हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसमें क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एट साइट, वो मैंने बता ही दिया कि हम क्यों टेस्ट करते हैं इसमें। फर्स्ट जो है वो है कि एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नॉन ओवरलैपिंग सैम्पल्स। मैंने बताया ना कि जैसे हमने सबसे पहले कौन से सैम्पल देखे थे, जैसे 1 2 3, फिर उसके बाद में हमने 7 8 9 ऐसे जो कंसेक्यूटिव थे लगातार वो हमने देखे थे। तो जो उनकी जो एफ एवरेज जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू FCK प्लस 0.825 सिग्मा आनी चाहिए, ठीक है। और इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर में। और जो दूसरी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू FCK प्लस 3 होनी चाहिए। तो इन दोनों के अंदर जो मैक्सिमम होता है वो हम लेते हैं। ऐसे ही जो इंडिविजुअल क्यूब टेस्ट की जो टेस्ट रिजल्ट है वो लेस देन FCK माइनस 3 आना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब एंड। तो अब इसमें हम देखेंगे, जैसे कि मान लो कि हम 30 के लिए निकाल रहे हैं, तो 30 के लिए निकाल रहे हैं 30 माइनस 3 27, तो वो जो रिजल्ट है वो 27 से कम नहीं आना चाहिए। तो और एक होता है कि इनवैलिड। तो अपना जो टेस्ट है वो इनवैलिड कब होगा, जब भी जो इंडिविजुअल वेरिएशन है किसी भी क्यूब टेस्ट का वो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 15% आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये तो इनवैलिड रिजल्ट है, ठीक है। तो वैसे इसके अंदर मैं अभी एक एग्जांपल करके बताती हूँ। तो ये देखो, इसमें जो ग्रेड ऑफ सैंपल है कंक्रीट का, ये सैंपल नंबर, ये क्यूब टेस्ट का रिजल्ट है वो, ये एफ एवरेज ऑफ द सैंपल, एफ एवरेज ऑफ ग्रुप, ये इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट, ये उनके वेरिएशन हैं, ये पॉजिटिव वेरिएशन या नेगेटिव वेरिएशन। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने M30 का टेस्ट किया, तो जब हमने पहला सैंपल देखा तो उनकी स्ट्रेंथ थी 32, 35 और 38, ठीक है। तो हमने उसको एवरेज निकाल ली, एवरेज कितना आया था 35 आया, ठीक है। इन तीनों का एवरेज निकालेंगे तो ऐसे ही जो सेकंड वाले थे उनकी ये सारे क्यूब के जो रिजल्ट थे वो आएंगे 37, 31, 39। ऐसे जो थर्ड है उसका 29, 35, 36, और फोर्थ जो सैंपल था और उसका जो क्यूब टेस्ट रिजल्ट आता है वो आया 31, 35 और 37। तो इनका एवरेज ये, इनका एवरेज ये, इनका एवरेज ये, इसका एवरेज ये। एवरेज का फॉर्मूला हमें पता ही है कि दिस प्लस दिस प्लस दिस अपॉन टोटल, टोटल कितने हैं 3 हैं, तो ऐसे। तो अब इन सब का एवरेज निकाल लेंगे। अब इन सब का एवरेज कितना है 34.58 आया है, जो कि ग्रेटर देन है 34 से, तो ये क्या है, ये ओके हो गया। अब ये 34 कहाँ से आया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि जो अपनी जो वैल्यू होती है वो होती है डिज़ाइन मिक्स के लिए कि एफ एवरेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू FCK प्लस 0.25 सिग्मा। ये मैंने यहाँ निकाल के ही बता रखा है, जैसे कि तो यहाँ पे 30 के लिए हम देख रहे हैं, और 30 के लिए जो सिग्मा होता है वो 5 होता है, तो यहाँ से जो वैल्यू आती है वो आती है 34। और जो दूसरा क्राइटेरिया था FCK प्लस 3 वाला, तो उससे आती है 33। तो जो दोनों के अंदर जो मैक्सिमम होती है वो लेते हैं, तो हमने ली 34। तो अब इधर देखते हैं, तो इधर जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 34 है ये, तो ये ओके है। अब इसमें अब इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट देखते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट में इनकी वैल्यू देखते हैं, तो हर एक वैल्यू जो है जिसमें देखेंगे अपन ये इससे ज़्यादा ही है 27 से, क्योंकि हम यही तो देखते हैं ना इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट में। मैंने बताया इस वाले क्राइटेरिया में कि जो एनी इंडिविजुअल क्यूब टेस्ट रिजल्ट इज़ नॉट लेस दैन इक्वल्स टू FCK माइनस 3, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ग्रेड कितना है 30, तो 30 माइनस 3 27, तो 27 से कम किसी में नहीं होना चाहिए। तो ये अपना पहला रिजल्ट टेस्ट का रिजल्ट है, कोई भी 27 से कम नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 27 से कम नहीं है, इसमें 27 से कम नहीं है। तो मतलब जो इंडिविजुअल रिजल्ट है वो सबका पास हो गया।
तो अब हम ऐसे इसमें से वेरिएशन निकाल लेते हैं। तो पॉजिटिव वेरिएशन का फॉर्मूला होता है एफ मैक्स माइनस एफ एवरेज अपॉन एफ एवरेज। तो जो एफ मैक्स है अपना, तो एफ मैक्स कितना है इसमें देखते हैं। तो इनमें 32, 35, 38, तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो है एफ मैक्स है 38 और एफ एवरेज कितना है ये हमने निकाला 35 अपॉन एफ एवरेज होता है 35। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आता है 8.57। सभी को ऐसे ही करना है, ऐसे ही नेगेटिव वाली को करना है। नेगेटिव वाले के लिए हम एफ मिनिमम लेते हैं, एफ मिनिमम माइनस एफ एवरेज अपॉन एफ एवरेज। तो इसमें क्या होता है ये देखो, एफ मिनिमम इनमें क्या है, मिनिमम है 32, तो ये रहा 32 और एफ एवरेज क्या है 35, ये हमने याद निकाल लिया 35 अपॉन 35। तो इधर ये वाली वैल्यू आती है, ठीक है। ऐसे ही जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एफ एवरेज की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा होती है और एफ सी के प्लस 3 होती है। जो मैक्सिमम आता है वही लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे ये एक टेबल है, इस टेबल में बता रखा है कि एफ सी के -3 की वैल्यू तो ये हो जाएगी 7, 12, 17 ये सब क्यों, क्योंकि इनमें से 3 माइनस करते जाओ तो वैल्यू मिलती जाएंगी। सिग्मा की वैल्यू हमें पता है 10 और 15 के लिए 3.5 होती हैं, 20, 25 के लिए 4 और 30 और उससे अबो के लिए होती है 5। तो ऐसे ही अब इसमें 0.825 सिग्मा करेंगे तो सिग्मा की जो वैल्यूज़ हैं इनको 0.825 से जैसे से मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना तो हमें ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ऐसे हम राउंडेड ऑफ कर देते हैं इनको, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करके रख दिया 3.3 को राउंड ऑफ करके कर दिया 3.5, 4.125 को राउंड ऑफ करके कर दिया 0। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है 0.5 से तो कम ही है, तो 0.5 से कम है तो इसको हमने लोअर साइड कर दिया। अब हमें पता है कि इनको ऐड करने के बाद हमें पता है ना कि इसमें 3 ऐड करते हैं, इसमें भी 3, इसमें 3 और क्योंकि मैक्सिमम 3 होता है, ये देखो एफ सी के प्लस 3 था तो सब में 3 देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम ले लेंगे। तो ये दोनों तो सेम ही है तो इसमें 3 ले लिया, 3.5 और 3 में से मैक्सिमम है 3.5 तो ये ले लिया। इसमें इन दोनों में 4 मैक्सिमम है तो हमने वो ले लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही जो एफ एवरेज की वैल्यू होती है वो लेस देन नहीं होनी चाहिए, तो एवरेज स्ट्रेंथ जो है इन वैल्यूज़ की ज़्यादा होनी चाहिए एट साइट। ये हमने एवरेज स्ट्रेंथ निकाली है, इस फॉर्मूले से जब हम निकालेंगे तो ये वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। अब एक और टेस्ट करते हैं जिसके अंदर क्यूब जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, हम M40 के लिए ले रहे हैं। तो हम जैसे अब हम M40 के लिए लेंगे तो ये सैम्पल हैं, ये सैम्पल, ये क्यूब हैं और ये उनके रिजल्ट हैं, ये एफ एवरेज की वैल्यू निकाली। तो हमने क्या किया, जो अपना पहला वाला जो क्यूब है, ठीक है, कौन सा वाला है पहला वाला, ये वाला, जब हमने ये निकाली तो इसका एवरेज ये ले लिया, इसका एवरेज ये, इसका एवरेज ये और इसका एवरेज ये। पहले हम सिर्फ पहले 4 के लिए ही करते हैं। तो जैसे ही हमने इन पहले 4 के लिए किया ना तब अपना आता है 44.5 इनका एवरेज। तो जो 44.5 जो है एवरेज आया है, जैसे कि ये फर्स्ट है, एक सेकेंड, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, हाँ सही है। तो 44.5 है मतलब ये तो वैलिड है, ठीक है। तो अगर ये वैलिड है तो फिर जस्ट मिनट, हाँ तो अब हम देखते हैं जैसे कि ये और ये इनका जब 4 का एवरेज निकालते हैं तो वो वैल्यू आती है 44.5। तो जो 44.5 है ना, ये जो अपनी वैल्यू आई है ये वैल्यू वैलिड है। क्यों, क्योंकि अपनी जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए ये मैंने बताया ना, ये फॉर्मूला 40 + 0.825 × 5 तो इससे आ रही 44.15। तो अपनी जो गिवन वैल्यू है 44.5 वो तो ज़्यादा ही है 44.125 से, तो ये वैलिड है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया वैलिड। तो वैलिड हो गया तो हम आगे सोल्व करते हैं। जैसे आगे सोल्व करेंगे ना, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट हमें पता है ये लेस देन 37 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, M40 तो हम लेके चल रहे हैं, तो M40 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, तो 37 बचेगा। तो 37 से ही कम नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि किसी में भी 37 से कम नहीं है पहले चारों में, तो वो सही है, वैलिड है। फिर हम जैसे ही उनका मिनिमम रेंज देखते हैं ना, मिनिमम रेंज का फॉर्मूला मैंने बताया ही था, क्या बताया था, मिनिमम में एफ मिनिमम माइनस एफ एवरेज अपॉन एफ एवरेज। तो एफ मिनिमम देखते हैं फर्स्ट में, फर्स्ट मिनिमम कितना है 41 है, 41 माइनस एवरेज लेते हैं, एवरेज कितना है 44.5 है ना इसमें, तो वो ले लिया अपॉन 44.5। ऐसे करेंगे इंटू 100, तो फिर ये जो वैल्यू आएगी वो हमें पता चल जाएगी। मान लो कि वैल्यू आती है -6.8, ठीक है। तो जैसे अब सेकंड करते हैं ना, इस सेकंड को करेंगे एफ़ मिनिमम, तो कितना है एफ़ मिनिमम में, तो अपने पास में इधर ये 38 है, 38 माइनस 44.5। तो ये जैसे ही पुट करेंगे तो ये जो अपॉन जो मिनिमम है अपनी वैल्यू, वो उस टाइम पे जो वैल्यू वो कहते हैं वो आएगी 17.4। तो ये इनवैलिड हो गया। क्यों इनवैलिड हो गया, क्योंकि यहाँ पे अपने को कोड ने बोल रखा है कि जो भी वैल्यू है
इंडिविजुअल वेरिएशन की, वो मोर देन 15% नहीं होनी चाहिए। बट इसमें तो 15% हो गई थी, ये हो गया इनवैलिड, इसलिए ये जो पूरा केस है इसको हम इनवैलिड कर देंगे। फिर हम जो ये 5th वाला सैंपल है इसको लेंगे। अब फिर से इन 4 को लेके सोल्व करेंगे। ऐसे इन 4 को एफ एवरेज निकालेंगे। जैसे एफ एवरेज निकालेंगे इसका, इसका, इसका और इसका, तो एफ एवरेज वैल्यू आती है 43.25। तो अब जैसे 43.25 आई, जो 43.25 है वो लेस है किससे, 44.15 से। सो ये तो यहीं पे हम बोल देंगे कि भाई ये जो कंक्रीट है सही नहीं है, इसने इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये अचीव नहीं कर पाया है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। तो अब मुद्दा ये उठता है कि जब कंक्रीट जो है, अब कास्टिंग तो हो गई है, क्योंकि मैंने बताया था कि कास्टिंग कब स्टार्ट, ये क्यूब टेस्ट कब होता है, जिस दिन से हम कास्टिंग करते हैं। तो अब 28 दिन के अंदर तो मान लो कि एक पूरा फ्लोर बन गया होगा। तो अब जो कोड है वो बोलता है कोई बात नहीं कि जो बिल्डिंग है वो बन गई है, अब उसके ऊपर हम और चेक करके देखते हैं। सबसे पहले हम जो टेस्ट करते हैं वो करते हैं कोर कटिंग टेस्ट। ठीक है, जो कोर कटिंग टेस्ट होता है उसके अंदर हम एक कोर कट कर लेते हैं उससे, ठीक है, कोर कटर की हेल्प से। तो अब देखते हैं इफ़ रिजल्ट आर ओके तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कंक्रीट को। अगर उसमें भी वो फेल कर जाता है तो फिर हम लोड टेस्टिंग करते हैं। लोड टेस्टिंग मतलब हम जो डिफ्लेक्शन रिकवरी है वो चेक करेंगे। तो हम लोड लगाएंगे, जो डेड लोड है वो तो है ही, बट जो लाइव लोड आता है उसका हम 1.25 इंक्रीज़ करेंगे। 24 आवर्स के लिए हम लोडिंग लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोडिंग को मतलब रिमूव कर देते हैं और जो रिकवरी है उसको चेक करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट टाइम जो डिफ्लेक्शन आई थी H1 - H2 थी, जिसको हमने डेल्टा नाम दिया, और जो रिकवरी होती है, जैसे ही वो जो लोड लगा रखा था उस टाइम पे तो कुछ डिफ्लेक्शन आई होगी, बट थोड़े टाइम बाद में वो जो डिफ्लेक्शन हुआ होगा वो थोड़ा सा रिकवरी भी करने की कोशिश करेगा कंक्रीट। तो उस टाइम पे जो रिकवरी थी वो मान लेते हैं H3 - H2 थी, जिसको हमने नाम दिया डेल्टा R1। तो अब ये बोलता है कि ये जो रिकवरी है, अगर रिकवरी रेट ग्रेटर देन इक्वल टू 75% ऑफ द डिफ्लेक्शन है तो उस कंक्रीट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, इसे फेल कर जाता है, तो हम 72 आवर्स बाद में फिर से लोड लगा देते हैं। और फिर से लोड लगाने के बाद में तो अब की बार जो सेकंड टाइम अपने पास जो डिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर जैसे रिपीट करेंगे, तो अब की बार जो भी रिकवरी होगी वो रिकवरी जो है, ठीक है, वो अगर ज़्यादा है 80% ऑफ द डिफ्लेक्शन, कब वाली डिफ्लेक्शन, जो 72 आवर्स के बाद हमने फिर से लोड लगाया था तब जो डिफ्लेक्शन आई होगी उससे अगर रिकवरी जो है अपनी ग्रेटर देन है उसके 80% से, तो हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब है कि जो डेल्टा R2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.82, ये जो सेकेंड टाइम वाली डिफ्लेक्शन के। ठीक है, अगर फिर भी फेल हो जाता है फिर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि ये कोई काम का नहीं है, इसको कोलैप्स कर देंगे अब। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम डिज़ाइन मिक्स पता करते हैं कि डिज़ाइन मिक्स हम कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो वही M40 है और अज्यूम किया वाटर कंटेंट रेशियो 0.4। इसी के अंदर अज्यूम कर लेते हैं कि जो वाटर की जो क्वांटिटी है वो 180 kg है फॉर 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द कंक्रीट। तो वाटर कंटेंट का रेशियो हमने पढ़ा भी है, सोयल में पढ़ते हैं। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन यूनिट वेट जिसका निकाल रहे हैं वो, तो किसके लिए निकाल रहे हैं, कंक्रीट में क्या है, सीमेंट, सॉरी मतलब कंक्रीट ही है, तो WW/WC। तो ये वाटर कंटेंट रेशियो आ गया उसका कंक्रीट का, तो मतलब वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ कंक्रीट। तो वाटर कंटेंट हमको पता ही था 0.4 अपॉन WW/WC। तो अब यहाँ से WC की वैल्यू निकाल लेंगे। W क्या है, 180 है, तो 180 अपॉन 0.4 कितना आएगा, 450। अब हम एक रेशियो खुद से डिसाइड कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 1:2, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में नॉमिनल मिक्स पढ़ाया था तब मैंने ये चीज़ गौर कराई थी कि देखो कि सब के अंदर लगभग में 1:2 का ही आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई 1:2 होगा हमारा, जो फाइन एग्रीगेट होगा अपॉन जो कोर्स एग्रीगेट होगा 1:2 में हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब टोटल वॉल्यूम मान लेते हैं 1। तो अब हम देखते हैं कि भाई जो चीज़ें हैं, वॉल्यूम क्या होता है, जो गामा होता है वो होता है वेट बाय वॉल्यूम। तो ये हो गया वेट, ये हो गया सॉरी मतलब ये हो गया वेट और ये हो गया यूनिट वेट इज इक्वल्स टू हो गया वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि टोटल वॉल्यूम 1 है तो इसको इक्वेट करने जा रहे हैं, तो मतलब वेट ऑफ वाटर अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर प्लस, तो वेट ऑफ कंक्रीट अपॉन यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, तो वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट प्लस वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। बट हम जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं इस केस में
नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर माने कि भाई अप्रोक्स 0.02 हैं तो मान के भी कर सकते हैं, जो कि मैंने इधर करके दिखा रखा है, दोनों सेम ही है। तो इस केस में हम नेगलेक्ट मान के कर रहे हैं। तो अब ये सारी वैल्यूज़ हमको पता आती, तो 180/100, ये 450/3150, ये जो वैल्यू जो है 3150 क्वेश्चन में गिवन होंगी। और जो कोर्स एग्रीगेट है ये फाइन एग्रीगेट 2650, कोर्स एग्रीगेट 2750, ये सारी चीज़ें टेबल के अंदर ही गिवन होती हैं। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें मिल जाएंगी। क्या क्या चीज़ें मिली? वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट मिल गया और वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट ही मिल गया। और ये जो चीज़ें हैं ये देखो कोड में इधर बता भी रखी हैं, मैंने लिख भी रखे हैं कि वेट ऑफ मतलब वेट ऑफ कंक्रीट, या फिर वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट और वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू जो है वो अब हमने ऑन पेपर के ऊपर ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमें पता है एवरेज स्ट्रेंथ क्या होती है, एफ एवरेज इज इक्वल्स टू एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा 40 के लिए निकाल रहे हैं, सिग्मा 40 के लिए 30 से अबव के लिए 5 होता है, तो ये क्या आ गई 48.25 आ गई है अपने पास में। ऐसे होता है, ऐसे हम निकालते हैं, मिक्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। अब हम देखते हैं ना कि फॉर्म वर्क लगाते हैं, जैसे कि जो भी घर बनता है, बिल्डिंग बनती है, तो हम उसके अंदर उसमें जो वो बोलते हैं ना कि भाई इसमें शटरिंग कर रहे हैं, तो अब उसका देखते हैं। तो अगर कॉलम के अंदर कर रहे हैं तो उसका जो स्ट्रिपिंग टाइम होता है कॉलम का ओपीसी के लिए 16 to 24 आवर्स होता है, और कोई अदर सीमेंट है उसके लिए 16 to 14 आवर्स होता है। ठीक है, ऐसे अगर जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स टू बी रिमूव्ड एंड प्रोप्स टू बी फिक्स्ड अगेन। प्रोप क्या होता है? जो वर्टिकल जो खड़े रहते हैं ना मेंबर, उनको बोलते हैं प्रोप। तो अगर मान लो कि प्लेट रिमूव करनी है तो हम क्या करेंगे कि थोड़ी देर जो भी प्लेट रिमूव करनी है तो प्रोप हटा देंगे, फिर वो प्लेट रिमूव कर देंगे, बट प्रोप फिर वापस से लगा देंगे। तो ये जो केस है, इस केस के अंदर जो स्लैब के अंदर जो स्ट्रिपिंग टाइम होता है वो 3 डेज़ रहता है पीसी की ओपीसी के लिए, 7 डेज़ रहता है अदर सीमेंट के लिए। बीम के लिए जो स्ट्रिपिंग टाइम है ओपीसी के लिए 7 डेज़, अदर के लिए 10 डेज़। ऐसे ही अगर प्रोप भी रिमूव करना हो तो अगर स्लैब है और स्लैब की जो स्पैन है अगर वो लेस देन 4.5 मीटर है तो ओपीसी के लिए 7 डेज़ आएगा और अदर सीमेंट के लिए आएगा 10 डेज़। बट अगर वहीं ग्रेटर देन 4.5 है तो ओपीसी के लिए जो स्ट्रिपिंग टाइम है वो 14 डेज़, अदर सीमेंट के लिए 14 डेज़ ही है। अब देखते हैं बीम के लिए। अगर जो बीम है उसकी जो स्पैन लेंथ है लेस दैन इक्वल्स टू 0.6 मीटर है तो इसमें जो ओपीसी के लिए जो स्ट्रिपिंग टाइम 14 डेज़, अदर सीमेंट के लिए भी 14 डेज़ ही होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर ग्रेटर देन 6 मीटर होगी तो दोनों के लिए 21 डेज़ होता है। अब देखो ये मैंने बताया है कि प्रोप क्या होते हैं। ये देखो ये जो वर्टिकल मेंबर हैं इनको प्रोप बोलते हैं। ठीक है, ये अपनी स्लैब है, ये अपनी बीम है और ये अपनी वर्टिकल प्लेट है। ठीक है, और प्रोप फॉर द बीम ये इस तरीके से है। अब हम पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है ना वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एक तरीके से स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और किस कहाँ तक, और ये हुक्स लॉ इसमें वैलिड होता है कहाँ तक? विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये तो इसमें जो इसी की वैल्यू आती है P/A/delta L/L इज इक्वल्स टू PL/A इंटू डेल्टा एल। यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला होगा PL/A इंटू ई सी निकालना, ई सी को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा PL/A इंटू डेल्टा एल। अब ये अगर उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अच्छे समझने के लिए अब हम एक ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसके अंदर इस साइड तो स्ट्रेस है और इस साइड क्या है? स्ट्रेन है। तो जो स्टार्टिंग के अंदर तो इलास्टिक लिमिट तक तो ये स्ट्रेट जाता है, उसके बाद ये हल्का सा कर्व हो जाता है, फिर आगे जाके कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट तो बता रखा है कोड ने, बट जो एक्चुअल जो कर्व होता है वो हल्का सा कर्व हो जाता है नीचे। ठीक है, अब देखते हैं। अब जो ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से और इस कर्व के अंदर जो बोल सकते हैं, हाँ मतलब जो ओरिजिन से लेके और ये जो कर्व है इसके अंदर जो लाइन कट कर रही है इसको बोलते हैं सीकेंट। ठीक है, और ऐसे ही तो सीकेंट हो गया। ठीक है, तो सीकेंट को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं टोटल स्ट्रेस अप्लाइड अपॉन टोटल स्ट्रेस ऑब्टेन इन पास्ट। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास में कोई पॉइंट है, ये टारगेट है अपना कोई बी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफसी के जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ना उसको बोलते हैं हम फेलियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो मान लेते हैं कि यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं कांस्टेंट है, वैसे कांस्टेंट है नहीं, यहाँ से यहाँ तक अगर हम कांस्टेंट माने तो यहाँ जो स्लोप मिलता है हमको वो मिलता है dp/de, इसको बोलते हैं ई टेंजेंट। ठीक है,
तो ठीक है, अब जैसे कि यहाँ से पॉइंट ओ से लेके ये जो पॉइंट बी जहाँ मार्क कर रखा है इसको बोलते हैं हम टोटल स्ट्रेन ऑब्टेन, ठीक है। और ये जो 0 टू है, जो यहाँ तक जो इलास्टिक लिमिट तो अपने पास में यहाँ तक है, बट यहाँ पे हम इसको पी और ई को मेंशन कर रहे हैं क्योंकि अब हम यहाँ से एक दूसरा स्ट्रेस बनाएंगे। ये रहा, जैसे कि जो टेन थीटा है वो पी बाई ई बोल दिया, इसी को हम बोलते हैं सी ई, ठीक है। ऐसे ही अब एक होता है अपने पास में टेंजेंट मॉडुलस, एक होता है सीकेंट मॉडुलस। टेंजेंट मॉडुलस मिलता है हमें इंस्टेंटेनियस के ऊपर, ठीक है, बट जो सीकेंट जो मॉडुलस है वो हमें स्टैटिक लोडिंग में मिलता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। हाँ, इसी के अंदर अगर मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू बताऊं तो ई सी जो होता है वो होती है 5000 अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। ये भी कोड मेजर करता है और इसी के अंदर 1/FC/3 वैल्यू ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें मिल जाती है। ये जो 3 है ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है इस केस में। अब हम देखते हैं, ये तो मैंने बता ही दी जो ईसी की वैल्यू है वो। अब ईसी जो होती है वो 5000 अंडर रूट एफ सी के। ये अब बताते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, इसके अंदर कोई क्रीप इफेक्ट नहीं होता, स्टैटिक लोडिंग में मिलेगी, सीकेंड मॉडुलस इसमें मिलता है। इसकी जो वैल्यू एट एफ सी के बाई 3 होती है, 3 जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, और इसकी जो वैल्यू है वो ±20% तक वेरी करती है। ये फिर से इसको अच्छे से समझने के लिए एक और ग्राफ है। अब इसी के अंदर हम पढ़ते हैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इनिशियल टेंजेंट का मतलब होता है जो स्लोप हम ओरिजिन से लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर जहाँ तक ये स्लोप गया अपना इधर तक, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, इनिशियल टेंजेंट। जैसे कि यहाँ भी मैंने बना के बता रखा है कि इनिशियल टेंजेंट का क्यों आता है, ये डायनामिक लोडिंग की वजह से आता है। ओनली ओरिजिन पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो इनिशियल टेंजेंट है वो ई सी के इक्वल है, इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफ सी की, ठीक है। और जो ई सी कैन टू री टेंजेंट इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफ सी के, कहाँ, विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब जो डायनामिक मॉडुलस है वो हम 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मेथड। बस इतना याद रखना है, इसमें और कुछ याद नहीं रखना। अब ऐसे ही हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं। अब हमें पता है जैसे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो तो एक शॉर्ट टर्म के लिए है, ऐसे अब हम लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ फाइंड आउट करेंगे। तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, अब हम उसको फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर तो क्रीप का इफेक्ट भी आएगा, ठीक है। तो जो पहला जो साल होता है उसके अंदर क्रीप का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर क्रीप फिर मतलब वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे तो अब देखो जो थीटा होता है वो होता है क्रीप कोफिशिएंट, ठीक है। उसको हम बोल सकते हैं कि अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। मतलब अल्टीमेट क्रीप डिफॉर्मेशन अपॉन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो अब अपने पास में वैल्यू होती है, अगर 7 दिन के अंदर 7 डेज़ के अंदर जो थीटा क्या है क्रीप कोफिशिएंट, वो उसकी वैल्यू 2.2 होती है। टी में 28 डेज़ में 1.6। ये अभी मैं बताऊंगी कि कैसे इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो टाइम जो होता है टी होता है टाइम इन डेज आफ्टर कास्टिंग व्हेन कंक्रीट वाज लोडेड द फर्स्ट टाइम। तो अब जो अपन को निकालना है ना, अब देखते हैं इसमें इसका फॉर्मूला क्या है लॉन्ग टर्म का, कि लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो इसमें होता है ECL इज इक्वल्स टू 5000, ठीक है, ये प्लस अंडर रूट एफ सी के अपॉन 1 प्लस थीटा, ठीक है। तो अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन करते हैं, इससे अच्छे समझ में आ जाएगा। M30 कंक्रीट है, टाइम 28 डेज दे रखा है, इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का निकालना है। तो EC क्या होता है, 5000 अंडर रूट एफ सी के होता है, तो इससे EC की वैल्यू आ जाएगी 27386 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यू कितने टाइम में मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगा विद इन 1 मंथ के अराउंड, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए फॉर्मूला होता है 5000 अंडर रूट एफ सी के अपॉन 1 प्लस थीटा। ये इधर में प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस होता है इसके अंदर है 5000 अंडर रूट एफ सी के अपॉन 1 प्लस थीटा। तो 30 है, थीटा की वैल्यू 1.6 है। 28 डेज़ के लिए थीटा की वैल्यू क्या थी, 1.6 थी ना, ये मैंने इधर बताया भी था। ये देखो 28 डेज़ के लिए 1.6, ये सारी चीज़ें कोड में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी लॉन्ग टर्म की वैल्यू आई 10533। तो ये वैल्यू कब मिलेगी अपन को, ये वैल्यू जाके 100 साल के बाद मिलेगी। इसका मतलब है अगर देखो अगर EC रिड्यूस हो रहा है तो मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है ना, तो 100 साल बाद तो कंक्रीट की लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो कम हो जाएगी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो, ठीक है। तो अब इसके बाद में ये सिमिलर क्वेश्चन है। अब हम क्रीप का कर्व देख लेते हैं कि कैसे आता है।
जो क्रीप का कर्व है वो इसमें हम टोटल स्ट्रेन डेवलपमेंट देखते हैं, इधर अपन टाइम देखते हैं। तो यहाँ तो व्हेन क्रीक वाज कास्टेड, वहाँ तो वो ये मान सकते हैं, एक एग्जांपल दूँ, यहाँ पे कोई बच्चा है जो अभी फ़िलहाल पैदा ही हुआ है, तो वैसा ही ये है, ये तो अभी जस्ट बना ही है, ठीक है। फिर एक थोड़े टाइम के बाद में जब उसके फर्स्ट टाइम उस पर जब हम लोडिंग देंगे, ठीक है, ये तब है। तो ये फर्स्ट टाइम लोडिंग कब देते हैं, वो 28 दिन के बाद ही तो देते हैं ना, ठीक है। तो ये देखो उसके बाद में ये इंक्रीज़ होता है, फिर जैसे जैसे रिकवरी करेगा, रिकवरी के टाइम में डिक्रीज़ होगा, ये क्रीप रिकवरी होती है, ये अल्टीमेट क्रीप रिकवरी है, और फिर ये जो टोटल क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू आ जाती है इसमें, ठीक है। अब जो हमें पता है कि जो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, हम उसको इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा पॉइजन्स रेशियो के बारे में, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो में जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है उसकी वैल्यू 0.1 होती है, और फॉर लो स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए 0.2 होती है। पॉइजन्स रेशियो के लिए भी हम सेम 2 टेस्ट करते हैं जो मैंने इसी के अंदर बताए थे, क्या थे, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्ट। अब कुछ यूनिट वेट्स देख लेते हैं। पीसीसी का होता है 24, आरसीसी का 25, फ्लोरिंग का 24, ब्रिक मेसनरी का 20 to 22, अर्थ फिलिंग का होता है 18 to 90, और जो स्टील है उसका होता है 78.5, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर कभी कभी डायरेक्ट आ जाते हैं ना, ठीक है। तो ये देखते हैं, वो रहने देते हैं। अब देखो जो सिग्मा सी सी, इस सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा मतलब है कि परमिसिबल स्ट्रेस, सी मीन्स कंक्रीट और एक सी मीन्स कंप्रेशन, ठीक है। तो मतलब परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन, इसको ऐसे बोला जाएगा। अगर कोई सिग्मा सी बी सी का पूछता है तो सिग्मा तो बता ही दिया मैंने, परमिसिबल स्ट्रेस होता है, ये सी मतलब एक कंप्रेशन, बेंडिंग और कंक्रीट, तो मतलब परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन इन बेंडिंग इन कंक्रीट, ठीक है, ऐसे। अब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ देखते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कि व्हाट मैक्सिमम स्ट्रेस वी अलाउ, ठीक है। तो ये क्या होता है, FCR, ये क्रैकिंग भी बोल देते हैं, सो इज इक्वल टू 0.7 √FC के। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग टेंशन, ठीक है, बेंडिंग के टाइम में देखते हैं, वो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रप्चर। क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार पूछेगा कि भाई फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ रप्चर, बहुत बार कहेगा कि आल्सो फाइंड द फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, तो सेम ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि जैसे कि ये देखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, सेकंड बेंडिंग मतलब फ्लेक्सर। इसमें क्या होता है ना कि जो फोर्स ऑन एरिया वाला जो स्ट्रेस है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा सी टी, ये क्या है, परमिसिबल है। मतलब इसका कोई टेस्ट नहीं होता कि भाई हमें कोई IS कोड ने टेस्ट दे रखा है, ऐसा नहीं है। जो कोड है वो अपन को सीधी एक वैल्यू देता है, ठीक है। एक मिनट,